E27 हिंदी। आंतरिक विचलन प्रशिक्षण व्यवस्था बाह्य अभिसरण प्रशिक्षण सत्र की तुलना में कम विस्तृत थी, लेकिन यह और भी अधिक कठिन थी। रूई को आने वाले हमलों से निपटने के तरीके में मौलिक परिवर्तन करना काफी कठिन लगा। इस प्रशिक्षण के लिए उसे अपनी कुछ मांसपेशी स्मृति से छुटकारा पाना पड़ा और नई मांसपेशी स्मृति का निर्माण करना पड़ा। इसके अलावा हर बार जब वह असफल होता तो वह बिना किसी बचाव के सीधे हमले का सामना करता। चूंकि स्क्वायर ने उसे प्रशिक्षण व्यवस्था के दौरान एक्यूट एज या इलास्टिक शिफ्ट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी। जब कुछ घंटे बीत गए और इनर डाइवर्जेंस के साथ उसका पहला प्रशिक्षण सत्र समाप्त हुआ, तब तक रूई पूरी तरह से भूल चुका था कि उसने अकेले उस एक सत्र में कितनी हीलिंग औषधियों का सेवन किया था। भगवान का शुक्र है कि अकादमी छात्रों से हर औषधि के लिए पैसे नहीं लेती, अन्यथा मैं पूरी तरह दिवालिया हो चुका होता। यहाँ तक कि मार्शल मास्टर बनने पर भी मैं कर्ज की इस बड़ी रकम से मुक्त नहीं हो पाता। ये जाहिर है एक अतिशयोक्ति थी और रूई यह जानता था। उसे कोई विवरण नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि मार्शल मास्टर्स इतना हास्यास्पद पैसा कमा सकते हैं कि रूई जिस राशि के बारे में चिंता कर रहा था, वह भी उनकी जागरूकता में दर्ज करने के लिए बहुत ही महत्वहीन थी। रक्षा प्रशिक्षण केंद्र से बाहर निकलते समय रूई ने सिर खुजलाते हुए आह भरी। 2 गिर गए, 2 और बाकी हैं, वह सोचने लगा। वह संवेदी प्रशिक्षण सुविधा केंद्र की ओर चले गए, एक ऐसी सुविधा जहां वह पहले कभी नहीं गए थे, क्योंकि यह पहली बार था जब वह प्रशिक्षु स्तर की संवेदी तकनीक सीख रहे थे। वह काफी उत्सुक था और उसे यकीन नहीं था कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। एक बार जब वह सुविधा में दाखिल हुआ तो उसने तुरंत प्रशिक्षण में कूदने से पहले इसका एक छोटा सा दौरा किया। ये सुविधा अन्य सुविधाओं से काफी अलग थी, ये बड़ी थी और इसमें कई उप विभाग और विभाग थे। जब वह घूमता था तो उसे प्रशिक्षण कक्ष दिखाई देते थे जिसमें केवल एक प्रशिक्षु होता था। कभी कभी उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, फिर भी वे दृष्टि की कमी से पूरी तरह से अप्रभावित रहते थे। कभी कभी उनकी अन्य इंद्रियां प्रतिबंधित होती थीं। रूई ने पाया कि ये संवेदी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक अभिन्न अंग थे। आखिरकार ये जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई विशेष संवेदी तकनीक अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं, और जैसा कि इरादा था, अन्य इंद्रियों को प्रतिबंधित करना और उस बाधा के बावजूद अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना था। भूकंपीय मानचित्रण के प्रशिक्षण में कुछ हद तक ये शामिल था। हालांकि भूकंपीय मानचित्रण का उद्देश्य उन चीजों का पता लगाना और समझना था जिन्हें पहले सामान्य इंद्रियों द्वारा नहीं पहचाना और पहचाना जा सकता था। स्क्वायर इंस्ट्रक्टर मैक्सिम। रूई ने अनुमानित 4 में से तीसरी बार सम्मानजनक तरीके से झुककर अभिवादन किया। मेरा नाम रूई क्वारियर है, मैं एक मार्शल अप्रेंटिस हूँ, यहाँ सिस्मिक मैपिंग तकनीक सीखने आया हूँ। उस आदमी ने एक क्षण के लिए रूई की ओर देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े स्क्रॉल की ओर देखा और फिर शांति से सिर हिला दिया। आओ, उसने धीरे से कहा। उन्होंने रूई को एक विशेष सुविधा के लिए निर्देशित किया। क्या तुम जानते हो कि क्या करना है? उद्धरण चिन्ह ... हाँ। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षक ने कोई खास बातचीत नहीं की। उसने रूई को तकनीक या प्रशिक्षण व्यवस्था समझाने की भी जहमत नहीं उठाई। ऐसा नहीं है कि रूई को उनकी विशेष आवश्यकता थी। भूकंपीय मानचित्रण एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता के शरीर को भूकंपीय कंपनों की व्याख्या करने तथा सामान्य स्थलाकृति और जमीन के संपर्क में आने वाली वस्तुओं का मानचित्र बनाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करती थी। मानव मस्तिष्क को अक्सर सूचनाओं का एक बहुत बड़ा प्रवाह प्राप्त होता है। हालांकि ये प्राप्त होने वाली अधिकांश सूचनाओं को बिना किसी कठोर प्रक्रिया के नष्ट कर देता है। अधिकांश समय यह मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित रहता है कि आंखों ने क्या देखा और अन्य इंद्रियों ने क्या अनुभव किया। ये बात उनके जैसे मार्शल अप्रेंटिस के लिए भी सच थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार यह एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह था जो मनुष्यों में गहराई से समाया हुआ था। यहाँ तक कि सैन्य प्रशिक्षु भी मानवीय दोषों की बेड़ियों को नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन प्रशिक्षण संभव नहीं था। भूकंपीय मानचित्रण प्रशिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य यही था। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग तरीकों से प्रतिबंधित करके, इसका उद्देश्य मस्तिष्क को कंपन के बारे में गहराई से दबी जानकारी को खोदने के लिए मजबूर करना था, जिसे उसने हल्के से महसूस किया था, लेकिन दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने के कारण लंबे समय तक अवचेतन रूप से अनदेखा कर दिया था। बेशक केवल मार्शल प्रशिक्षुओं के पास ही ऐसा करने की मानसिक क्षमता थी। यही कारण है कि यह तकनीक प्रशिक्षु स्तर की थी, केवल प्रशिक्षु ही इसमें निपुणता प्राप्त कर सकते थे। प्रशिक्षण का केवल एक चरण था।
उस चरण में मन को अवचेतन रूप से खारिज किए गए सूक्ष्म कंपन पर अधिक ध्यान देने पर ध्यान केंद्रित किया गया और फिर विशुद्ध अनुभव से धीरे धीरे उन तकनीकों को समझना सीखा गया। रूई ने सोचा कि इसे सीखने का कोई और तरीका नहीं है। केवल परीक्षण और त्रुटि के द्वारा और सूक्ष्म कंपन को घटनाओं के साथ सहसंबंधित करना और उनका अर्थ समझना सीखा कर ही वह इस तकनीक में महारत हासिल कर पाएगा। ये निश्चित रूप से रूई द्वारा सीखी गई सबसे कठिन तकनीक थी। कम से कम अन्य तकनीकों के साथ प्रशिक्षण अपेक्षाकृत सरल था और जब तक वह दृढ़ रहे वह स्पष्ट प्रगति करने में सक्षम होगा। लेकिन ये पहली तकनीक थी जिसके बारे में उन्हें यह महसूस हुआ कि चाहे वे इसके प्रशिक्षण में कितना भी समय क्यों न लगा दें, वे इसमें कभी कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से इसमें महारत हासिल करना तो दूर की बात है। यह अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था, खासकर तब जब युद्ध के खेलों के बारे में उनका ज्ञान और अनुभव इस बार उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाया। आखिरकार पृथ्वी पर इस तरह के प्रशिक्षण के बराबर कोई प्रशिक्षण नहीं था। शुरू में वह अंधा हो गया था, उसे कुछ भी होश नहीं था। उसे बस गोलियों से मारा जा रहा था। सबसे बुरी बात थी अनिश्चितता। कम से कम जब वह आंतरिक विचलन का प्रशिक्षण ले रहा था तो वह पूरी स्पष्टता के साथ देख सकता था कि उसे कब चोट लगने वाली है। यहाँ वही ये भी नहीं जान सकता था। उसे किसी भी चीज से ज्यादा अंतकोश पर चोट लगने का भय था, इसलिए वह उस चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने से भी दूर हो गया जिस पर उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। कुछ घंटों तक वह अंधेरे में फंसे रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इससे पहले कभी भी वह किसी प्रशिक्षण सत्र से बाहर निकलते समय इतना आभारी और उत्साहित नहीं था। इससे पहले कभी भी उसने किसी प्रशिक्षण सत्र से बाहर निकलते समय इतना उदास महसूस नहीं किया था। इसके लिए सच्ची दृढ़ता की आवश्यकता होगी। उसने आह भरी। एक बार जब वह अपने कमरे में वापस आया तो उसे यह सोचना था कि आखिर वह इस तकनीक के बारे में क्या करने जा रहा है। हालांकि रूई को सिस्मिक मैपिंग में बहुत कठिनाई हुई थी, लेकिन वह अंततः इसमें महारत हासिल करने के लिए काफी उत्साहित था। इस तकनीक की उपयोगिता बहुत ज्यादा थी। अगर मिशन शुरू करते समय उसके पास ये तकनीक होती तो एक अच्छा मौका था कि वह बेलाहिया को बचा पाता और एक अच्छा मौका था कि वह ये सुनिश्चित कर पाता कि शैडो ट्रेल्स में डाकू अभियान अधिक सुचारू रूप से चलता। इसके अलावा अपने आसपास की चीजों को इस हद तक समझ पाना ही उसे बहुत ज्यादा सुरक्षा और आत्मविश्वास देगा। अविश्वसनीय चुपके तकनीकों और गुप्त क्षमताओं वाला एक मार्शल आर्टिस्ट ही भूकंपीय मानचित्रण में महारत हासिल करने के बाद अपनी इंद्रियों से बचकर निकल पाएगा। ठीक है, अब इस बारे में बहुत हो गया, उन्होंने कहा जब वह स्टेल्थ प्रशिक्षण सुविधा के सामने खड़े थे। अंततः रूई के लिए उस अंतिम तकनीक से परिचित होने का समय आ गया था जिसे उसने खरीदा था, ब्लिंक। स्टील्थ प्रशिक्षण सुविधा भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी। इस तथ्य के बावजूद कि स्टील्थ तकनीक अप्रेंटिस लाइब्रेरी के विविध अनुभाग में केवल एक उप अनुभाग थी। कई मायनों में स्टील्थ प्रशिक्षण सुविधा संवेदी प्रशिक्षण सुविधा के समान थी। वहां विशेष वातावरण थे जहां वह मार्शल अप्रेंटिस को प्रशिक्षण लेते हुए देख सकता था और प्रत्येक तकनीक के लिए प्रशिक्षण के विशेष रूप थे। स्क्वायर हेलेन, रूई ने एक दिन में चौथी बार सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मैं मार्शल अप्रेंटिस रूई क्वारिया हूँ। मैं यहाँ ब्लिंक तकनीक सीखने आया हूँ। वह एक मध्यम आयु वर्ग की छोटी कद की महिला थी जिसका व्यक्तित्व शर्मीला था। उसने मुड़कर उसकी ओर देखा। ब्लिंक हो, उसने उसे परखा। अच्छा विकल्प है, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यह तकनीक क्या करने में सक्षम है। इस तकनीक को खरीदने वाले ज्यादातर लोगों के पास इस तकनीक की ताकत के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण विचार हैं। मुझे विश्वास है कि मैं इस तकनीक को अच्छी तरह समझता हूँ। क्या तुम? उसने उस पर संदेहपूर्ण भाव से देखा। यह एक ऐसी तकनीक है जो पलक झपकाने से पैदा हुए अवसर का फायदा उठाकर उससे कहीं अधिक हासिल करती है जो वे अन्यथा हासिल नहीं कर पाते। सही है, अधिक सब कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। ये तकनीक ज्यादातर मामलों में लड़ाई को खत्म नहीं कर सकती। न ही यह ऐसी चीज है जिसका लड़ाई में दुरुपयोग किया जाना चाहिए। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट मूर्ख नहीं होते। अगर आप इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं तो वे इसका पता लगा लेंगे और न सिर्फ इसका मुकाबला करेंगे बल्कि जाल बिछाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे। लड़ाई में यह एक तुरुप का पत्ता है, समझे? रूई ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि यह तकनीक उसे अजेय नहीं बनाएगी या उसे तुरंत लड़ाई खत्म करने की अनुमति नहीं देगी जब तक कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई इंसान या कोई लापरवाह मार्शल आर्टिस्ट न हो। आखिरकार इस तकनीक की कीमत केवल $350 थी। जब उसने देखा कि उसके मन में इस तकनीक के बारे में कोई विशेष विचार नहीं है तो वह थोड़ी निश्चिंत हो गई।
ये तकनीक मनुष्यों के विरुद्ध सबसे बेहतर काम करती है। युद्ध में मनुष्य मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में अधिक समय तक पलकें झपकाते हैं क्योंकि उनकी संज्ञान क्षमता धीमी होती है। मनुष्यों के विरुद्ध ये तकनीक अत्यंत प्रभावी है और यदि आप सही समय पर इसका प्रयोग करते हैं तो आप बिना किसी की नजर में आए लोगों के समूह को भी पार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मार्शल अप्रेंटिस के विरुद्ध यह अधिक कठिन और सीमित है। युद्ध में मार्शल अप्रेंटिस की संज्ञान क्षमता बेहतर होती है, वे आपकी तरह ही पलकें झपकाते हैं। रूई ने जवाब में सिर हिलाया। मार्शल अप्रेंटिस के खिलाफ आप इसका इस्तेमाल केवल उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए कर सकते हैं। ये कैसे होता है, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि मार्शल कलाकार युद्ध में कैसे सोचते हैं। सामान्य रूप से मनुष्य, लेकिन विशेष रूप से मार्शल आर्टिस्ट हमले के शुरू होने के बाद ही उसे पहचानते और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अधिकांश मामलों में मार्शल आर्टिस्ट अवचेतन रूप से आंदोलनों का विश्लेषण करते हैं ताकि आंशिक रूप से अनुमान लगा सके और आंशिक रूप से भविष्यवाणी कर सके कि प्रतिद्वंद्वी क्या करने वाला है। रूई ने सिर हिलाया। ये न्यूरोलॉजी में एक अच्छी तरह से प्रलेखित घटना थी। 20वीं सदी में भी यह अच्छी तरह से दिखाया गया था कि मानव मस्तिष्क लगातार एक पूर्वानुमान मोड में था, घटनाओं से परिणामों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। इसे सरल प्रयोगों से प्रदर्शित किया जा सकता है। जब कोई वस्तु बहुत तेज गति से उनके पास आती है तब भी अधिकांश मनुष्य क्यों चौंक जाते हैं, भले ही वह बहुत दूर क्यों न हो? क्योंकि मानव मस्तिष्क ने पहले ही वस्तु की गति का मूल्यांकन कर लिया है और उसका प्रक्षेप पथ बना लिया है और अनुमान लगा लिया है कि वस्तु के शरीर से टकराने की बहुत अधिक संभावना है। मस्तिष्क अवचेतन रूप से हमले के शुरुआती संकेतों को देखता है और प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर हमले से बचने का आंशिक रूप से निर्णय लेता है। उसने कहा, लड़ाई में ब्लिंक का उपयोग करते समय आपका उद्देश्य आपके मार्शल अप्रेंटिस के पलक झपकने पर हमला करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जब आपका प्रतिद्वंद्वी पलक झपकाए तो हमले के शुरुआती संकेतों को छिपाना होना चाहिए। वह कुछ देर रुकी और फिर आगे बोली, इस तरह जब आपका प्रतिद्वंद्वी अपनी आंखें खोलेगा तो वह अपने मन में अवचेतन रूप से की गई आंशिक भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। इससे उसकी प्रतिक्रिया में बाधा आएगी और ज्यादातर मामलों में आपको कम से कम हमले में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। रूई ने पूछा, पलक झपकते ही हमले के शुरुआती संकेतों को छिपाना पलक झपकते ही हिलने से बेहतर है। ये चुनने के बारे में नहीं है कि कौन बेहतर है। उसने सुधार किया, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप एक मार्शल अप्रेंटिस की पलक झपकते ही हमला शुरू, आगे और पूरा नहीं कर सकते। उसने कहा, मार्शल अप्रेंटिस बहुत तेजी से पलक झपकाते हैं और आप खुद एक मार्शल अप्रेंटिस के रूप में पर्याप्त तेज नहीं हैं। केवल एक मार्शल को यही ऐसा कर सकता है और शायद कुछ असाधारण शीर्ष मार्शल अप्रेंटिस जो पैतरेबाजी शैली की मार्शल आर्ट के साथ हैं। मैं समझ गया। रूई ने ध्यानपूर्वक सिर हिलाया। लड़ाई के बीच में इस तकनीक का इस्तेमाल ओपनिंग क्रिएटर के रूप में किया जाना चाहिए। लड़ाई के बाहर इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल निगरानी एस्केपर के रूप में किया जाता है। एक इंसान के खिलाफ ब्लिंक तकनीक सभी मार्शल अप्रेंटिस तकनीकों की तरह अजेय है। उसने कहा और उनके बीच कुछ दूरी बना ली। अच्छी तरह से क्रियान्वित ब्लिंक तकनीक कुछ इस प्रकार दिखती है। रूई ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अपनी सतर्कता को अधिकतम किया। वह लगभग 10 सेकंड तक उसे देखती रही, बिना हिले डुले। फिर वह आया। ब्लिंक। एक क्षण वह 10 मीटर दूर थी, अगले ही क्षण वह उसके ठीक सामने आ गिरी। ये सब इतना अचानक हुआ कि रूई लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ी। वाह! वह आश्चर्य से बड़बड़ाया। नवंबर LBJNN। अब, उसने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी बारी। उसने जो कारनामा किया वह अद्भुत था। यह विचार कि रूई किसी भी सामान्य इंसान पर यह कारनामा कर सकता है, बहुत बढ़िया था। वह बिना किसी पहचान के यात्रा कर सकता था, बशर्ते कि वह तकनीक का सही समय पर इस्तेमाल करे। वह एक निंजा की तरह प्रकट और गायब हो सकेगा। रूई के मन में निंजा के प्रति विशेष लगाव था, हालांकि मार्शल आर्टिस्टों के प्रति उतना नहीं, लेकिन करीब करीब वैसा ही। वह बिना किसी रोक टोक के मुस्कुराहट के साथ उठ खड़ा हुआ। ब्लिंक के लिए प्रशिक्षण काफी सरल है। उन्होंने कहा, आप तब तक प्रशिक्षण लेते हैं जब तक आप तकनीक के निष्पादन, समय और स्थान पर महारत हासिल नहीं कर लेते। इस सुविधा में प्रशिक्षण संसाधन हैं जो मार्शल अप्रेंटिस रियल में सीखने के लिए काफी कठिन तकनीक को काफी आसान बनाते हैं। रूई ने सिर हिलाया, उसे सब कुछ विस्तार से पता था। उसने फिर भी सम्मान के साथ उसकी व्याख्याएं सुनी। वह स्क्वायर मैक्सिम से कहीं बेहतर थी, जिसने 5 घंटे की पूरी ट्रेनिंग के दौरान रूई से कुल 5 शब्द ही बोले थे।
ब्लिंक का युद्ध अनुप्रयोग ब्लिंक के स्टेल्थ अनुप्रयोग से काफी भिन्न है, इसलिए हम उन्हें 2 प्रशिक्षण चरणों में अलग अलग प्रशिक्षित करते हैं, जिनमें आप एक साथ संलग्न होंगे। उन्होंने बताया, प्रशिक्षण का पहला चरण यांत्रिकी गुड़ियों के इर्द गिर्द केंद्रित था, जो एक औसत इंसान की तुलना में अधिक समय तक पलकें झपकाती थी। रूई को प्रभावी रूप से इन यांत्रिक गुड़ियों के साथ टैग खेलना था, सिवाय इसके कि जब वे पलकें झपकाएं, तब तक उसे हिलने की अनुमति नहीं थी। इससे 2 बातें हुई। सबसे पहले इसने उसे यांत्रिक पलकों के समय के बारे में अधिक सचेत होने के लिए मजबूर किया, और दूसरी बात ये कि इसने उसके शरीर को ये सीखने के लिए मजबूर किया कि पलकों का सही तरीके से कैसे फायदा उठाया जाए। चूंकि प्रशिक्षण चरण में उसे किसी भी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक या यहाँ तक कि अन्वेषण चरण की किसी भी तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसे केवल पलक झपकने के दौरान अपनी कच्ची शारीरिकता का उपयोग करके पैंतरेबाजी करने की अनुमति थी। प्रशिक्षण चरण तब आगे बढ़ेगा जब वह गुलियों की एक निश्चित चमकती गति पर टैग गेम में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगा। फिर चमकती गति धीरे धीरे बढ़ेगी, बस एक बार में थोड़ा सा, 2% से अधिक नहीं। एक बार जब उपयोगकर्ता इसके अनुकूल हो जाता है और इष्टतम प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाता है, तो चमकती गति एक बार फिर 2% बढ़ जाएगी, और यह आगे बढ़ती रहेगी। ये पूर्वानुमान लगाया गया था कि कुछ महीनों के निरंतर समर्पित एकाग्र प्रशिक्षण में उपयोगकर्ता अंततः ब्लिंक शोषण सिद्धांत पर महारत के वांछित स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षण में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि पलक झपकने की गति मानवीय सीमाओं को पार कर जाएगी और प्रशिक्षु क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। इस बिंदु पर उपयोगकर्ता को प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का उपयोग करने और अपनी सबसे मजबूत लड़ाई की अनुमति होगी। इससे उपयोगकर्ता को अप्रेंटिस स्तर की लड़ाइयों में पलक झपकने की टाइमिंग का फायदा उठाने की आदत हो जाएगी, जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य भी था। अप्रेंटिस स्तर की तकनीक जिसका अप्रेंटिस स्तर की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, वह सिर्फ तकनीक की विफलता थी। और एक बार जब मार्शल अप्रेंटिस को अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों के साथ पलक झपकाने के समय का इष्टतम उपयोग करने की आदत हो गई, तो प्रशिक्षण व्यवस्था पूरी हो गई। आमतौर पर इसमें औसतन कई महीने लगने चाहिए थे। पलक झपकने की गति में हर 2% की वृद्धि में आमतौर पर कम से कम 1 या 2 दिन लगते थे। शायद उपयोगकर्ता की मानसिक क्षमताओं के आधार पर इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। यह ऐसी बात थी जिसे स्क्वॉय हेलेन अच्छी तरह से जानती थी। तो क्यों, उसने सोचा, इस लड़के ने 2 घंटे में 4% की वृद्धि के साथ खुद को कैसे ढाल लिया। रूई को प्रशिक्षण व्यवस्था में तुरंत ही काफी रुचि और उत्साह महसूस हुआ, इसलिए वह इसका स्वाद लेने के लिए तुरंत इसमें कूद पड़ा। वह आश्चर्य से रूई को देखती रही, क्योंकि वह प्रशिक्षण मंच को ऐसे संभाल रहा था जैसे ये कोई हवा का झोंका हो। क्या हो रहा है? दूसरी ओर रूई उस परमानंद से मुस्कुरा रहा था जो उसे भूकंपीय मानचित्रण प्रशिक्षण के दौरान नहीं मिला था। अगर हर गुप्त तकनीक प्रशिक्षण व्यवस्था ऐसी ही है, तो मैं भी गुप्त उन्मुख मार्शल आर्ट में परिवर्तित हो सकता हूँ। रूई ने मन ही मन सोचा। प्रत्येक बढ़ी हुई पलक गति के लिए ब्लिंक युद्धाभ्यास हेतु आवश्यक समय को अनुकूलित करने में उन्हें अविश्वसनीय आनंद मिला। उनकी खुशी का एक बड़ा हिस्सा इस तथ्य से आता था कि वह इसमें अविश्वसनीय रूप से सक्षम थे, जिससे उनकी विकास दर आश्चर्यजनक थी। उसे यह समझने में काफी समय लगा कि वह इस काम में इतना अच्छा क्यों है। जहां तक उसे पता था, इसके 2 कारण थे। सबसे पहले, पिछले जन्म से विरासत में मिले मन के कारण उसकी बढ़ी हुई मानसिक क्षमताएं यहाँ बहुत उपयोगी थीं, जिससे उसकी अनुभूति को अनुभव को अवशोषित करने और उससे कहीं अधिक विकसित होने की अनुमति मिली, जो कि उसकी जैविक उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक थी। दूसरे, पलक झपकाने की क्रिया के समय को विकसित करने और उसके अनुकूल होने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं इस्तेमाल किए गए वॉइड एल्गोरिदम के सिद्धांतों और यांत्रिकी के बहुत समान थीं। ये पता चला कि मार्शल आर्ट को अपनाना पलक झपकाने की समय सीमा को अपनाने की सीखने की प्रक्रिया के काफी समान था। वास्तव में हो सकता है कि वह वॉइड एल्गोरिदम का विस्तार करके इसके प्रति निष्कर्ष प्रणाली में पलके और पलके घुमाने की क्रिया को भी शामिल कर सके। ये कुछ ऐसा था जिस पर उसने पहले विचार नहीं किया था। पृथ्वी पर पलके झपकाना महत्वहीन था, इसलिए वॉइड एल्गोरिदम को पलकों को एक चर के रूप में संसाधित करने के लिए विकसित नहीं किया गया था। युद्ध में इस्तेमाल नहीं की जा सकने वाली कोई चीज वॉइड एल्गोरिदम के लिए प्रासंगिक क्यों होगी? इस घटना ने रूई को और भी अधिक प्रेरित किया। उसने वास्तव में खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्रशिक्षण में डुबो दिया। उसके शरीर की हर कोशिका रूई की मदद करने के लिए एक साथ खड़ी थी। वह हर सेकंड खुद को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था।
जिस बात ने उसे सचमुच झकझोर दिया वह ये थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह न केवल ब्लिंक तकनीक के संबंध में बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में भी आगे बढ़ गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने मार्शल पथ में और भी गहराई तक चला गया हो तथा अपनी मार्शल आर्ट और अपने मन के उन हिस्सों की खोज कर रहा हो जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वह क्षणिक असीमता की स्थिति में था। उसे लग रहा था जैसे कि अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भी हो सकता है। रूई का इरादा पहले दिन चारों तकनीकों में से प्रत्येक के साथ बर्फ तोड़ने का था, फिर अपने कमरे में वापस लौटकर यह पता लगाना था कि वह अपना समय और ऊर्जा कैसे विभाजित करने जा रहा है। वह जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन वह इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था क्योंकि उसने खुद को प्रशिक्षण व्यवस्था में डुबो लिया था। वह निरंतर प्रगति से खुश था क्योंकि वह पलक झपकाने की चालों को समय पर बेहतर तरीके से समझ रहा था। अंत में वह समय का पूरी तरह से पता लगाना भूल गया जब तक कि उसकी सहनशक्ति खत्म नहीं हो गई। 12 घंटे। रूई को यकीन नहीं हुआ, ये समय इतनी जल्दी बीत गया कि अगर स्क्वायर हेलेन उसकी टांग खींचती तो उसे आश्चर्य नहीं होता। उसने जवाब में सिर हिलाया। तुम तो बस बोलते ही जा रहे थे, मुझे लगा कि तुम्हें समय का पता है। उसने कंधे उचका दिए। आखिरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी हद तक स्वविनियमित होते हैं। रूई ने सिर हिलाया, वह अभी भी अविश्वास में डूबी हुई थी। तुमने ये कैसे किया? उसने जिज्ञासा से पूछा। तुम इतनी जल्दी इस तकनीक में इतने माहिर कैसे हो गए? तुम्हारी विकास दर तो अनसुनी है। रूई ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पता नहीं, उसने कंधे उचका दिए। खुशी है कि यह इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। इससे पहले कि वह आगे कुछ पूछ पाती, उसने जल्दी से उसे अलविदा कहा और चुपके प्रशिक्षण केंद्र से निकलकर प्रशिक्षु छात्रावास की ओर चल दिया। वह बेपरवाही से वापस लौट आया और पिछले 24 घंटों में किए गए प्रशिक्षण सत्रों के बारे में सोचने में डूब गया। सिर्फ प्रशिक्षण सत्रों के आधार पर उसे यह एहसास हो गया था कि कीमत वाली तकनीकें किसी भी तरह से ज्यादा महंगी नहीं थी। उसने जो भी तकनीकें खरीदी वे उन तकनीकों से गुणात्मक रूप से बेहतर थी जो उसने अकादमी द्वारा मार्शल अप्रेंटिस को दिए जाने वाले आधारभूत भंडार से खरीदी थी। वह जानता था कि वह इस बिंदु से वापस बुनियादी तकनीकें सीखने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में उसने अपने मार्शल फाउंडेशन की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए भविष्य में उसी सिद्धांत पर काम करने वाली कुछ फाउंडेशन तकनीकों को या तो उत्तराधिकारी या बेहतर तकनीकों से बदलने की योजना बनाई। फिर भी ये दूर के भविष्य की बात थी। उनका मन उन 4 तकनीकों पर विचार करने लगा जो उन्होंने सीखी थी और उनके प्रशिक्षण की कठिनाई पर भी। सबसे कठिन तकनीक निश्चित रूप से भूकंपीय मानचित्रण थी। उसने आह भरते हुए खुद से कहा। ये काफी अप्रिय प्रशिक्षण सत्र था, लेकिन वह वास्तव में भूकंपीय मानचित्रण तकनीक में महारत हासिल करना चाहता था। इसकी विशुद्ध व्यावहारिक उपयोगिता बहुत आकर्षक थी। उसने तकनीक के प्रशिक्षण के लिए समर्पित समय की मात्रा को अधिकतम करने का फैसला किया। वह मिशन पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहता था क्योंकि उसे भूकंपीय मानचित्रण में महारत हासिल करने में हमेशा लग जाता था। अन्य प्रशिक्षुओं को इसकी आदत हो सकती है, लेकिन रूई इसे सहन नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उन्हें लगा कि शायद एक बार में लंबे प्रशिक्षण सत्र लेना ही इसका उद्देश्य था। आखिरकार मन किसी विशेष घटना या प्रक्रिया का जितना अधिक समय तक अनुभव करता है, वह अनुभव को उतना ही अधिक समय तक बनाए रखता है। रूई ने लगातार प्रशिक्षण के पूरे दिन को पूरी तरह से भूकंपीय मानचित्रण प्रशिक्षण के लिए समर्पित करने पर भी गंभीरता से विचार किया। वह हर दूसरे दिन को भूकंपीय मानचित्रण प्रशिक्षण दिवस बना सकता था, जबकि बाकी दिन बाकी 3 तकनीकों के लिए छोड़ सकता था। ब्लिंक को प्रशिक्षित करना सबसे आसान तकनीक थी। प्रशिक्षण के बारे में सोचते ही रूई का मूड अच्छा हो गया। ये पहली तकनीक थी जिसका प्रशिक्षण इतना मजेदार था कि रूई लगभग चाहती थी कि यह कभी खत्म ही न हो। शायद मैं ब्लिंक को सामान्य महारत से ऊपर की दक्षता को निखारने के लिए प्रशिक्षित करना जारी रख सकता हूँ। उसने जोर से सोचा। उसने ये भी सोचा कि वह इसे एक शौक भी बना सकता है। बस जब भी वह उदास या उबा हुआ महसूस करता है तो बेहतर महसूस करने के लिए। उसने अपना सिर हिलाया, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसकी ब्लिंक ट्रेनिंग कितनी अच्छी तरह आगे बढ़ी, उसे इस पर बहुत ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने इसे कम से कम समय देने का फैसला किया। उसे संदेह था कि इस आवंटन के बावजूद ब्लिंक शायद पहली तकनीक होगी जिसमें वह पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे 2 तकनीकें बची, बाह्य अभिसरण और आंतरिक विचलन। उन्होंने कहा, दोनों में से इनर डाइवर्जेंस निश्चित रूप से कठिन था।
इसलिए इसे अधिक प्रशिक्षण समय आवंटित किया जाता है। इस तरह से प्रारंभिक योजना सत्र का संक्षेप में समापन हो गया। बेशक उन्हें विवरणों को और अधिक बारीकी से समझना होगा और यथासंभव कुशल बनने के लिए अधिक गहनता से काम करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर रुझान तय हो चुका था। वह बहुत आभारी था कि उसने इस बार सिर्फ 4 तकनीकें चुनने का फैसला किया था। अगर उसने 5 चुनने की कोशिश की होती तो उसे जल्दी ही एहसास हो जाता कि शायद ये बहुत ज्यादा है। प्रीमियम तकनीकें उतनी बोझिल नहीं थीं जितनी की बुनियादी तकनीकें थीं। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह 5 प्रीमियम तकनीकों को उतनी तेजी से पूरा कर पाएंगे जितनी तेजी से वह करना चाहते थे। वास्तव में अब से कम तकनीकें खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि समय बीतता जाएगा और मेरी तकनीकों की गुणवत्ता और स्तर बढ़ता जाएगा। उन्होंने महसूस किया। उन्होंने याद किया कि उन्होंने अप्रेंटिस लाइब्रेरी में देखी गई कई उच्च श्रेणी की तकनीकों के बारे में सोचा था। उनमें से कई की ग्रेड और कठिनाई इतनी अधिक थी कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह एक समय में एक से अधिक तकनीक सीख सकते हैं। उन्होंने उदास भाव से आह भरी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अब से उनकी तकनीक सीखने की दर काफी कम हो जाएगी। फिर भी गुणवत्ता के लिए मात्रा का त्याग करना उचित था। उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि वे इन तकनीकों में अपनी महारत को कैसे और तेज कर सकते हैं। वे हमेशा स्क्वायर प्रशिक्षकों के साथ नहीं रह सकते थे। वे सिर्फ उनके लिए नहीं थे और उनके बैच और नीचे के बैचों से कई प्रशिक्षु थे जिन्हें उन्हें मार्गदर्शन देना था। बेहतर तरीके से प्रशिक्षण लेने के लिए उसने प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद केवल आउटर कन्वर्जेंस का उपयोग करके फे के साथ मुकाबला करने के बारे में सोचा। उसने कुछ समय पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी और वह एक अच्छी सलाहकार भी थी। शायद वह ऐसे प्रशिक्षुओं को इकट्ठा कर सके जो पहले से ही उन 3 अन्य तकनीकों में निपुण हो चुके हों जो उसने सीखी थी। लेकिन ये भूकंपीय मानचित्रण के लिए काम नहीं करेगा। उसे एहसास हुआ यह उसकी किस्मत थी कि सीखने के लिए सबसे कठिन तकनीक वह भी थी जिसे वह दूसरों के साथ मिलकर नहीं सीख सकता था। उसने आह भरी। केन अपने चेहरे पर सुस्त भाव लिए अप्रेंटिस लाइब्रेरी के पैतरेबाजी वाले हिस्से से गुजरा। मिशन में सुनहरे बालों वाले डाकू के खिलाफ लड़ाई में उसने पाया कि वह गैर रेखीय युद्धाभ्यास या हमले करते समय अपनी शीर्ष गति को बनाए रखने में सक्षम नहीं था, जिससे उसकी गैर रेखीय बचाव और अपराध में बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले ही एक उच्च श्रेणी की तरलता युक्त चालन तकनीक खरीदने का संकल्प ले लिया था, जो उन्हें आक्रमण या चालन के लिए बहुत तीखे मोड़ों या घुमावों में भी अपनी शीर्ष गति बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। उसने हवा का एक बड़ा झोंका लिया और बेपरवाही से उस सेक्शन में आगे बढ़ गया। उसकी जरूरतों के हिसाब से सभी तकनीकें उच्च कठिनाई ग्रेड की थीं। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और वह छत को भूर रहा था। उसे कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, मैं उसे इतनी आसानी से मुझसे आगे निकलने नहीं दूंगा। का क्या हुआ? पीछे से एक आवाज ने उससे पूछा। जब वह फे की आंखों से नजरें मिलाने के लिए मुड़ा तो उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं भी प्रशिक्षण लेने जा रही हूँ। नहीं। उसने कंधे उचका दिए। तुम इस सेक्शन में क्या कर रहे हो? पैतरेबाजी वाले सेक्शन में? उसने पूछा। अपनी मांसपेशियों दिमाग वाली मार्शल आर्ट को लाइब्रेरी के अपराध वाले सेक्शन में ले जाओ। हम हमेशा की तरह तुम बचकानी हो, है न? तुम रूई से 1-2 बातें सीख सकती हो, जानती हो। उसने कहा। अगर तुम में भी उसकी तरह काम करने की आदत होती तो तुम उससे भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती थी। मार्शल आर्ट के प्रति केन का अटूट लगाव अद्वितीय था। यही वह चीज थी जिसने उन्हें 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही मार्शल आर्ट की खोज करने में मदद की थी, और इसी वजह से वे तकनीकों को बहुत तेजी से आत्मसात करने में सक्षम हुए थे। वो और मैं एक जैसे नहीं हैं। मुझे मार्शल आर्ट पसंद नहीं है। यह एक ऐसी परेशानी है जो इसमें माहिर लोगों को जो चाहे करने की अनुमति देती है, और इसका शिकार बनने से बचने का एकमात्र तरीका है खुद मार्शल आर्ट को अपनाना। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। इससे बहुत पीड़ा होती है और कई समस्याएं होती हैं जिनका एकमात्र समाधान यह है। क्या इससे अधिक घृणित कोई चीज कभी हुई है? मैं मार्शल आर्ट को केवल इसलिए अपनाता हूं ताकि मैं इसके बंधनों से मुक्त हो सकूं। जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त की, उन्होंने एक तकनीक स्क्रॉल पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें कौन सी तकनीक सीखनी है। अक्षय अर्थिंग। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता को वक्रतापूर्ण चालों के दौरान शीर्ष गति बनाए रखने की अनुमति देती थी। इसके लिए उपयोगकर्ता के संतुलन को वक्र की दिशा में चरम डिग्री पर स्थानांतरित किया जाता था। असंतुलित संतुलन द्वारा प्रदान किए गए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण से उपयोगकर्ता को गति का त्याग किए बिना वक्रता में सहायता मिलती थी। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा।
ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी मार्शल आर्ट पसंद है। तुम और मैं दोनों ही इसमें इसलिए हैं क्योंकि मार्शल आर्ट हमारे लिए कुछ कर सकता है। उसने ज्ञानपूर्ण स्वर में कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके चेहरे पर सहानुभूतिपूर्ण भाव था। कई मायनों में फे की परिस्थितियां केन की परिस्थितियों से बिल्कुल विपरीत थीं। केन जैसे मार्शल परिवार में जन्म लेने के बावजूद वह बहुत अलग परिस्थितियों में पली बढ़ी। उनकी दादी का नाम माननीय मार्शल सेज लीला दुल्हन था। उनका परिवार भी अर्नकार मार्शल परिवार की तरह ही अत्यंत प्रतिष्ठित था। केन के विपरीत फे अपने परिवार से प्यार करती थी और उसके द्वारा दर्शाई गई हर चीज से। उसका परिवार उसके परिवार की तरह एक बड़ा बहुविवाही परिवार नहीं था, बल्कि एक ऐसा परिवार था जो उसके पिता की योग्य उत्तराधिकारी खोजने की इच्छा से बना था। तुलनात्मक रूप से यह एक सामान्य परिवार था। अपने दादा दादी और माता पिता द्वारा जिस प्यार और गर्व के साथ उसे पाला गया था, उसके साथ उसका परिवार उसके लिए सब कुछ बन गया था। वह अपने मार्शल परिवार को गौरवशाली सम्मान दिलाना चाहती थी, जिसने लगभग एक शताब्दी तक कैम्ब्रियन साम्राज्य की संप्रभुता में योगदान दिया था, जिसमें कई ऐतिहासिक मार्शल कलाकार अपार शक्ति के साथ थे। सत्ता प्राप्त करने की उसकी इच्छा अपने परिवार को न्याय दिलाने और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए थी। चूंकि उसका परिवार छोटा था, इसलिए वह अपने परिवार की एकमात्र वारिस थी। उसकी मां एक मार्शल ऋषि की बेटी होने के बावजूद अपने मार्शल पद से दूर हो गई थी और उसने मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनने का फैसला किया था, और उसके पिता एक नागरिक थे। उन्होंने दुल्लाहन मार्शल परिवार के भविष्य के स्तंभ होने का भार स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। मार्शल आर्ट उसके लिए सब कुछ था, लेकिन वह इससे प्यार नहीं करती थी। उसके लिए यह उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं था। अफसोस, मार्शल परिवारों में पैदा होने वाला हर व्यक्ति मार्शल कौतुक नहीं था। उसे वर्तमान में जो शक्ति प्राप्त थी, उसे प्राप्त करने के लिए उसे पागलों की तरह काम करना पड़ा। खून पसीना बहाकर और आंसू बहाकर वह अपनी विरासत के लायक बनने के लिए दृढ़ रही। वह कई मायनों में केन के बिल्कुल विपरीत थी। उनके बीच मतभेद ही उनके बीच टकराव का असली कारण था। केन एक प्रतिभाशाली लड़का जो आजादी की चाह रखता है, जिसकी प्रतिभा ने उसे अर्नकार वारिस बनने के भाग्य से बांध दिया है। और फे एक आजाद लेकिन प्रेरित लड़की जो दुल्हन वारिस बनने के योग्य बनने की शक्ति की चाह रखती है। उनके बारे में सब कुछ इतना ध्रुवीकृत था कि जब वे मिलते थे तो वे एक दूसरे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनके माता पिता मार्शल यूनियन के भीतर अग्नि संप्रदाय का हिस्सा थे और अनौपचारिक रूप से एक दूसरे के करीब थे। केन और फे एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे 3 साल के थे। NOWELLBJAN.CO। फे ने आह भरी, मार्शल आर्ट से प्यार करो या नफरत करो, हम जिन परिस्थितियों में पैदा होते हैं, हम उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सही परिस्थितियों में पैदा हुआ हो। उसने उस पर चिढ़कर नजर डाली। ऐसा मत करो कि तुम सिर्फ अर्नकार परिवार से अलग होने के लिए मजबूत बन रहे हो। क्या तुम्हें अपने शब्द भी याद है? केन की आंखें चमक उठीं। मैं उसे इतनी आसानी से मुझसे आगे नहीं निकलने दूंगा। तुम्हें बस यही डर है कि रूई जिस गति से बढ़ रहा है, वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा, उसने कहा और उसके चेहरे पर अपने ही शब्दों से उदासी छा गई। केन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह उत्तर पर्याप्त था। वह रूई से पहले से कहीं ज्यादा जुड़ गया था, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। रूई उसका पहला सच्चा दोस्त था, वह जिसके साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। अपने आयु वर्ग में वह सिर्फ अपने सौतेले भाई बहनों को ही जानता था, जो उससे बहुत नफरत करते थे, और दूसरे मार्शल परिवारों के बच्चे जो या तो उसकी चापलूसी करते थे या उसे एक कदम आगे की सीढ़ी की तरह मानते थे। फिर उसकी मुलाकात रूई से हुई। पहले तो वह अपनी अजीब आंखों और बालों के अलावा साधारण था। केन ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बस उम्मीद थी कि जब वह रूई से संपर्क करेगा तो वह बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ये पहली बार था जब किसी को अपने परिवार के बारे में पता नहीं था। ये पहली बार था जब उसे एक सामान्य व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। जब रूई ने अपनी उन काली आंखों से उसकी ओर देखा तो उसे अर्नकार परिवार का प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी नजर नहीं आया। उसने अपने दोस्त केन को देखा। वह मार्शल आर्ट को भी मजेदार बना देता है। केन ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव भी है। वह नहीं चाहता था कि रूई के मार्शल पद पर आगे बढ़ने के दौरान वह पीछे रह जाए। वह पलटा और चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? फे ने पूछा। प्रशिक्षण। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखी। दान कर